किरचॉफ्स लॉ बिकॉज सिंपल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से हम करंट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपग्रेड चाहिए होगा, लॉजिक थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए कि हमें किरचॉफ लॉ की स्टडी करनी पड़ेगी। किरचॉफ लॉ से आप इजीली रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं और किसी भी बैटरी का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला किरचॉफ लॉ में दो रूल होते हैं। उसमें सबसे पहला लॉ जो है वो है करंट लॉ, या इसी को हम लोग जंक्शन रूल बोलते हैं। ठीक है, जंक्शन का सिंपल मीन होता है कि जहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस की ट्रेन्स आती और जाती है, जैसे कि जंक्शन स्टेशन है ना। तो वैसा ही कुछ सिमिलर लॉजिक हमने यहाँ पर दिया हुआ है जंक्शन रूल में कि अगर मान लो कोई एक सर्किट है और उस सर्किट में एक ऐसा पॉइंट है जहां से सभी सर्किट से करंट उस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये वही पॉइंट है। इस करंट से इस सर्किट में इस पॉइंट से एंटरिंग करंट और लीविंग करंट, तो आप देख रहे हैं कि एंटरिंग करंट कौन सी है, जो कि ओ पॉइंट पर यानी कि जंक्शन पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट पर करंट जो आने वाली है उसे बोलते हैं एंटरिंग करंट, और इस जंक्शन पॉइंट से जो जाने वाली है उसे बोलते हैं लीविंग करंट। तो बाय द रूल ऑफ किरचॉफ लॉ कहते हैं कि सम ऑफ एंटरिंग करंट या एंटर करंट इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हम करते हैं क्या, देखो यहाँ पर एंटरिंग करंट कौन सी है, एक तो I1 है, सो I1, दूसरी I2 प्लस I2, और कौन सी है I4 भी है, सो I4, ठीक है, और I2 हो गया, I4 हो गया। अब बचा कौन सा, लीविंग करंट। सो इक्वल टू लीविंग करंट देखो आप, ये देखो ओ से जंक्शन से बाहर जा रही है, सो I3 दिस करंट प्लस I5 दिस करंट। तो ये बच्चों है किरचॉफ लॉ का जंक्शन रूल या करंट रूल। इस पर मेरे पास बहुत ही रेयरली पूछे गए हैं आपके सीटी में, सो प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों सेकंड रूल किरचॉफ लॉ देखिए, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लॉ किसी भी लूप में, लूप मतलब हो गया क्लोज सर्किट, इसमें अगर आप देखो तो क्लोज सर्किट इसमें तीन नजर आएंगे आपको, 1 2 एंड 3। तो कह रहे किसी भी लूप में किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस में टोटल ईएमएफ, मतलब इस पूरे लूप के अंदर कोई एक लूप चूज कर ले, इस पूरे लूप के अंदर हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस में टोटल ईएमएफ आई आर, ठीक है, विथ सम ऑफ टोटल ईएमएफ अक्रॉस द सेल, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, total voltage across the resistance in the loop and total EMF in the loop, the sum of total EMF in the loop always 0। फिर से सुनिए इस बात को, वोल्टेज लॉ में in this loop or any one loop total potential across the loop and across the each resistance with sum of total EMF or sum of EMF across the same loop is always 0। मतलब कि इस लूप के अंदर जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनके सभी के क्रॉस में टोटल पोटेंशियल का सम विद इस लूप के अंदर जितनी भी बैटरीज हैं उनका सम, उनके ईएमएफ का सम हमेशा 0 होगा। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा कि हम
जब करंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है, तो हमें प्लस और माइनस कब लेना होगा अक्रॉस फॉर द फाइंडिंग ऑफ पोटेंशियल। और जब हमें बैटरी से क्रॉस करते हैं तो उसका ईएमएफ की वैल्यू प्लस या माइनस कब होगी। फिर से समझिएगा कि हमें जब वोल्टेज फाइंड करना होता है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में तो वो कब प्लस में होगा और कब माइनस में होगा। और जब हमें ईएमएफ लिखना होता है प्लस माइनस के साथ में, तो इसके लिए दो रूल्स हैं जिसको आप ध्यान से सीखिएगा और इसी को हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला रूल यहाँ पर बच्चों हमारे पास है कि अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को देखते हैं, अगर हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं उसके अंदर, उस लूप के अंदर इक्वेशंस को बनाने के लिए, अगर हम माइनस से प्लस की तरफ मूव करा रहे हैं, मतलब हम जा रहे हैं, मतलब हमारा जो मूवमेंट है वो बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ है, तो बच्चों हमेशा ईएमएफ की वैल्यू हमेशा हम प्लस में लेंगे, ठीक है। और अगर रिवर्स में है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ है, अगर हमारा मूवमेंट प्लस से माइनस की तरफ है, तो बच्चों हमेशा ई की वैल्यू नेगेटिव है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आंसर तब भी मिल जाएगा, क्योंकि मूवमेंट तो एक ही बार होगा ना। ऐसा नहीं कि हाँ आप लेफ्ट साइड किसी और मूवमेंट कर रहे हैं, राइट साइड से किसी और को मूवमेंट करा रहे हैं, किसी और तरीके से मूव कर रहे हैं, तो आप चाहे क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए। नाउ ये तो हो गया ईएमएफ के लिए। अब आते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज की वैल्यू कब प्लस या माइनस होगी, ध्यान दीजिएगा कि बच्चों अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो और वो करंट अगर उस रेजिस्टेंस के क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज अगर जाती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, इस वाली बात ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो अगर हम कुछ इस तरह से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ठीक है, और करंट एक्चुअल में आप इस तरफ जा रही है आई और आप जा रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो हमेशा इसमें जो V की वैल्यू होगी माइनस होगी, माइनस राइट। और अगर आप अगले केस में नोट करने पहले इसको, तो बच्चों यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से चक्कर ना पड़कर हम एक बात आपको बताते हैं क्लियरली कि अगर आप करंट के अपोजिट चाहते हैं, मतलब आपने करंट ड्रॉ करी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैटरी से करंट एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो कि क्लॉकवाइज ले रहे हो। तो उसके लिए करना है आप पहले करंट डिसाइड करें कि क्लॉकवाइज में भेजना है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भेजना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर आप करंट के अपोजिट जा रहे हो किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस में, तो हमेशा पोटेंशियल जो होगा उस रेजिस्टेंस के क्रॉस में माइनस होगा, ठीक है। और अगर आप उसके करंट के अलोंग जा रहे हैं पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, तो हमेशा पोटेंशियल जो होगा V वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लें और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। बच्चों इस टॉपिक पर बेस्ड गेट वेरिएबल से आपके 42, 27 एंड 8 प्रॉब्लम, ये 3 प्रॉब्लम आपकी शीट्स में पाई गई है। इनको आप कल देख करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे और